अगस्त 2019 में 370 हटाया गया, दावे किए गए अब आतंकवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, लेकिन हम देखें तो वहां आतंकवाद खत्म होने की जगह और लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कभी कहीं से कोई घटना आती है, कभी कहीं से कोई घटना आती है। एक रिटायर्ड एसएसपी की हत्या हो गई, और अभी पुंछ में जो हुआ है वो बेहद चौंकाने वाली खबर है। 4 हमारे आर्मी के लोगों को एम्बुश कर दिया गया, और उसके बाद जिन 8 लोगों को जांच के लिए उठाया गया था, यह मान के उठाया गया था कि वो सस्पेक्ट हैं, उनमें से 3 की डेथ हो गई। और उनके रिश्तेदार यह आरोप लगा रहे हैं कि इन तीनों के साथ बर्बर व्यवहार किया है आर्मी ने। 19 सेकंड का एक वीडियो आया और पूरी दुनिया में तहलका मच गया। अब जांच का आदेश दिया गया है, लेकिन लोगों के बीच में भारी गुस्सा है आर्मी को लेकर, और ये सारी चीजें मसला है कश्मीर को सुलझाने की जगह और उलझाती जा रही हैं। थोड़ा डिटेल में बात करूंगा और कई सारी घटनाओं का उदाहरण लेकर बात करूंगा। जुड़े रहिए मेरे साथ, देखिए पूरा वीडियो। नमस्कार, टीसीएच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी कुछ दिनों पहले अकाली दल बादल जो है उसके चीफ का एक बयान आया, और उन्होंने कहा कि सिख जो हैं सिर्फ 2% है हिंदुस्तान में, लेकिन उनके बीच में एकता है, और उसकी वजह से वो उनके अधिकारों का हनन कोई नहीं कर पाता। जबकि मुसलमान जो है वो 18% है, लेकिन उनके बीच में एकता नहीं है। मैंने सोचा, उन्होंने जो बात कही अगर देखिए तो सही है, लेकिन सोचा मैंने तो समझ में यह आया कि सिख मैक्सिमम, सारे के सारे जो सिख हैं, अधिकतम संख्या जो सिखों की है वो एक स्टेट में महदूद है, पंजाब में महदूद है। और पंजाब में हमेशा कोई जो मुख्यमंत्री बनता है, चाहे वो कांग्रेस से बने, चाहे वो आप से बना है अभी, चाहे इसके पहले अकाली दल से बने, वो सिख ही होता है। ऐसा एक स्टेट मुसलमानों का भी था, जम्मू और कश्मीर, जहां 86% के आसपास मुस्लिम्स हैं। कैसे भी उसको कैलकुलेट कीजिए आप, 75% तो क्रॉस करते ही हैं। तो वहां भी एक मुस्लिम चीफ मिनिस्टर हमेशा से बनता था, शेख अब्दुल्ला के जमाने से लेके और अभी तक, हाल तक महबूबा मुफ्ती आखिरी चीफ मिनिस्टर थी वहां की। लेकिन वहां तो सारी कोशिशें इस बात की चल रही हैं कि किसी तरह से ऐसा कुछ किया जाए कि वहां पे कोई हिंदू चीफ मिनिस्टर बैठ जाए। सबसे पहले डिलिमिटेशन किया गया, और डिलिमिटेशन ऐसे किया गया कि जम्मू में सीटें बढ़ा दी गई और कश्मीर में सीटें घटा दी गई। लेकिन इसके बावजूद जब चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी को कोई खास सफलता मिली नहीं। चुनाव विधानसभा के नहीं हुए। अगस्त 2019 के बाद से ही वहां विधानसभा के चुनाव नहीं हुए। सरकार बार बार कहती है हालात ठीक है, हालात ठीक है, हालात सामान्य हैं, लेकिन चुनाव आज तक नहीं हुए। और हालात सामान्य कितने हैं इसका पता अभी चला, लगातार ही चल रहा है। लेकिन अभी 3-4 दिन पहले जम्मू और कश्मीर में 4 सैनिक मारे गए, पुंछ वाले इलाके में एम्बुश लगाकर। उनकी गाड़ी जा रही थी, एम्बुश लगाया गया और 4 सैनिकों को मार दिया गया। इसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो केवल पिछले साल 31 से अधिक आर्मी के लोग मारे जा चुके हैं, आर्मी के सैनिक मारे जा चुके हैं। और बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो घायल हुए हैं। 9 सीधी सीधी मुठभेड़ें हुई हैं आर्मी और आतंकवादियों के बीच में। और इसके अलावा आतंकवादियों ने कई जगहों पे हमला किया है। आपको याद होगा कश्मीरी पंडितों की टारगेटेड किलिंग हुई थी, जिसके बाद कश्मीरी पंडित सड़क पे आ गए थे। वो लगातार डिमांड कर रहे थे कि हमको एन माह से सबको एक साथ ट्रांसफर दिया जाए जम्मू या और सुरक्षित इलाकों में, हम कश्मीर में नहीं रहेंगे। तो ये सारी चीजें हालात सामान्य होने की ओर इशारा नहीं कर रही। लेकिन एक बड़ी बात है जिसकी वजह से आर्मी के प्रति लोगों के बीच में इस समय कश्मीर में एक अलग सा गुस्सा भड़का हुआ है। मैंने आपको बताया कि 4 सैनिक मारे गए एम्बुश में, और यह बेहद दर्दनाक, बेहद हौलनाक खबर थी। इसके बाद उस इलाके से 8 लोगों को उठाया गया। 8 लोगों को जिनको उठाया गया, बाद में 3 लोगों की लाशें आई। और इसी बीच में 19 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उस 19 सेकंड के वीडियो में पता यह चल रहा है कि जो लोग मारे गए हैं उनके साथ आर्मी बहुत खराब व्यवहार कर रही है, मार पिटाई कर रही है, उनके कपड़े उतार दिए गए हैं, वगैरह वगैरह। तो वहां इन लोगों के रिश्तेदारों ने आरोप लगाया कि हमारे जिन सिविलियंस को उठाया गया उनके साथ क्रूरता की गई, उनकी हत्या कर दी गई, और यह बवाल काफी आगे फैल गया। जाहिर तौर पर जो वहां की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने भी यह शोर किया
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, महबूबा मुफ्ती ने किया, अपनी पार्टी जो है, अपना दल वहां, अपनी पार्टी है वहां पर एक, उसने किया, इन सारी पार्टियों ने किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग वहां धरना देना चाहते थे, धरना देने की अनुमति नहीं मिली, वगैरह वगैरह। और यह खबर इतनी बड़ी बनी कि सारी दुनिया के अखबारों में यह सारी चीजें छपी। अमेरिका का जो राइटर्स है वहां पे भी यह सारी चीज छपी। और जब प्रेशर ज्यादा पड़ा तो आर्मी ने और प्रदेश की जो सरकार है, सरकार तो इस समय है नहीं, जो वहां के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी, उनकी जो गवर्नमेंट है, दोनों ने इसकी जांच का आदेश दिया है। यहां तक तो खबर है, और यह खबर आपको अलग अलग चैनलों पर, अलग अलग यूट्यूब पर हर जगह मिल गई होगी। मैं बात कर रहा हूं इससे आगे की। दरअसल कश्मीर एक ऐसा इलाका है जहां न्याय, इंसाफ, जस्टिस एक बड़ा अजीबोगरीब पशे मंजर पेश करता है। आप अगर देखें कश्मीरी पंडितों की क्या शिकायत है, कश्मीरी पंडितों की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि इतने सारे मर्डर हुए, इतने सारे लोगों के साथ परेशानियां हुई, लाखों लोगों को कश्मीर वैली छोड़नी पड़ी, लेकिन जो उसके अपराधी थे, जैसे बिट्टा कराटे का नाम तो अब सब लोग जानते हैं। बिट्टा कराटे ने दावा किया था कि उसने सैकड़ों कश्मीरी पंडितों को खुद मारा है, लेकिन बिट्टा कराटे को उनका मानना है, उनका कहना है और सच कहना है कि वो सजा नहीं हुई जो सजा मिलनी चाहिए थी। ऐसे ही जितने भी मैसाकर हुए उसमें जो उसके जिम्मेदार थे उनकी कभी पहचान नहीं हो पाई और कभी सजा नहीं हुई। और यह बात तो कही जाती है कश्मीरी पंडितों के साथ न्याय नहीं हुआ, और इस पर तो पूरा देश एक है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है, उसके साथ उतनी ही बड़ी बात यह है कि बाकी सबके साथ भी न्याय नहीं हुआ। कश्मीरी मुसलमानों का भी यही कहना है उनके साथ न्याय नहीं हुआ, कश्मीरी सिखों का भी यही कहना है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ यह मैं आपको आगे बताऊंगा, क्यों वो ऐसा कहते हैं। पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि कितने लोग जानते होंगे कि कश्मीरी पंडितों का जब वहां से पलायन हुआ तो 50,000 से ज्यादा कश्मीरी मुसलमानों को भी कश्मीर छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनके ऊपर आरोप था कि वो प्रो इंडिया हैं। मैं कई बार बता चुका हूं कि 90 के दशक में जब कश्मीरियों की हत्याएं शुरू हुई, आतंकवाद वहां पे शुरू हुआ, तो जो पहला आदमी मारा गया था वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मेंबर था। जो शुरुआती हत्याएं हुई उसमें मुसलमानों की, मुस्लिम लीडर्स की बड़े पैमाने पर हत्या हुई। आप जानते हैं वहां के जो मीर वायस थे उनकी हत्या हुई। इसके अलावा भी कांग्रेस से जुड़े हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए, मतलब मैं आपको बताऊं कि फारूक अब्दुल्ला के चचेरे भाई की वहां पर हत्या हुई थी। गुलाम नबी आजाद की ससुराल पर बम फेंका गया था। वटाली जो उस समय वहां के पुलिस के चीफ थे, उनके घर पे बम फेंका गया था, उनके भाई को मार दिया गया था। तो जो भी उस समय प्रो इंडिया लगता था, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, उसको मारा गया। हिंदू चूंकि अल्पसंख्यक थे, बहुत छोटी सी संख्या में थे, इसलिए उनके भीतर भय व्याप्त होना बहुत सामान्य सी बात है। घाटी का छोड़ना और वो सारा कुछ मैं अपनी किताब कश्मीर और कश्मीरी पंडित में बहुत विस्तार से उस पूरे प्रोसेस को बता चुका हूं। अभी यहां बताऊंगा तो घंटों का वीडियो बनेगा, यहां इतना लंबा वीडियो कौन देखेगा। लेकिन उन कश्मीरी मुसलमानों को भी लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ। इसके अलावा कई सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसमें आर्मी के ऊपर सीधा सवाल उठा। जैसे 20 मार्च 2000 को छत्ती सिंहपुरा एक जगह है जो सिखों का गांव था, वहां पर 35 सिखों की हत्या हुई। यह एक ऐसा टाइम था जब अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन हिंदुस्तान आने वाले थे, और उसके ठीक पहले 35 सिखों की हत्या हुई छत्ती सिंहपुरा में। इंडियन आर्मी का यह कहना था कि यह सारी हत्याएं जो हैं वो लश्कर तोयबा ने की हैं। लेकिन जो स्थानीय लोग थे, जो लोग मारे गए, उनमें जो लोग थे उस समय मारे गए, वहां होला मोहल्ला का त्यौहार चल रहा था, उस त्यौहार के बीच में यह गोलीकांड हुआ। उसमें जो बच गए थे एक नानक, उनका यह मानना है कि मारने वाले जो लोग हैं उनकी कभी ढंग से इंक्वायरी हुई ही नहीं। चश्मदीदों ने यह बताया था कि जो लोग थे वो दक्षिण भारतीय एक्सेंट में बोल रहे थे और भारत के पक्ष में नारे लगा रहे थे। अब ये तो आतंकवादी भी भारत के पक्ष में नारे लगा सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए, ये कोई सबूत की बात नहीं हुई। लेकिन जो भी इंक्वायरी, जो भी जांच वहां पर हुई, उससे छत्ती सिंहपुरा के जो आरोपी थे, जो अपराधी थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। और इसीलिए छत्ती सिंहपुरा के लोग आज भी कहते हैं कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ, जो इंक्वायरी थी वो फ्लॉट थी। आप कश्मीर में जाएंगे तो आपको आज भी सैकड़ों बेनाम कब्रें मिलेंगी, सैकड़ों ऐसे लोग मिलेंगे जो गायब हुए तो फिर मिले ही नहीं। उनकी बीवियों को आधी बेवा कहा जाता है, उनकी माओं को आधी मां कहा जाता है। आधी बेवाएं क्यों? क्योंकि उनके हस्बैंड 5 साल से, 7 साल से, 8 साल से गायब हैं। उन्हें नहीं पता कि वो जिंदा हैं कि मर गए, तो ना तो वो सुहागन है ना ही वो बेवा है।
आधी बेवा हैं। जब तक हस्बैंड की डेथ कंफर्म नहीं हो जाए उनको बेवा नहीं कहा जा सकता, वो शादी नहीं कर सकती या नई जिंदगी नहीं शुरू कर सकती। ऐसे ही आधी माएँ हैं जिनके बच्चे गायब हो गए, ना तो यही पता है कि बच्चे मारे गए, ना यही पता है कि बच्चे जिंदा हैं, तो वो आधी माएँ हैं तस्वीरें लेके हाथ में बच्चों के, आज भी इंतजार करती हैं। एक पूरा संगठन है आधी माओं और आधी बेवाओं का, यानी ऐसे लोगों की माओं का, पत्नियों का, जो लोग गायब हो गए रातों रात कश्मीर से। इसका भी आरोप जाहिर तौर पर आर्मी पर ही लगाया जाता है कि आर्मी उठा के ले गई, फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी को नहीं पता। कभी ना कोई बड़ी जांच हुई, ना कोई रिजल्ट निकल के आया। एक जगह का नाम शायद आप लोगों ने हमेशा सुना होगा, अक्सर सुना होगा, कुनान पोशपुरा। 1991 में कुनान पोशपुरा के लोगों ने आरोप लगाया कि पूरी रात पूरे गांव की महिलाओं के साथ रेप हुआ। अलग अलग संख्याएं लोगों ने दी है, बाकायदा कुनान पोशपुरा पे किताब आ गई है, और भी बहुत सारा कुछ हुआ है। एग्जैक्टली क्या हुआ था ये कोई नहीं जानता, लेकिन लोगों का आरोप था कि आर्मी के लोगों ने रेप किया था नहीं किया था, कितने लोगों का किया था, क्या हुआ था, इसकी न तो कभी ढंग से जांच आ पाई, न ढंग से कभी रिपोर्ट निकल पाई। तो छत्ती सिंहपुरा के लोग भी मानते हैं कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ, कुनान पोशपुरा के लोग भी मानते हैं उनके साथ न्याय नहीं हुआ, कश्मीरी पंडित भी मानते हैं उनके साथ न्याय नहीं हुआ। और आज वो स्थिति है कि सरकार एक तरफ दावा कर रही है कि कश्मीर में सब कुछ सेफ है, लेकिन हम देख रहे हैं ना तो वहां पर हमारी आर्मी सेफ है और ना तो वहां की जनता सेफ है। कभी कश्मीरी पंडितों की हत्या हो जाती है। अभी आपने खबर पढ़ी होगी कि वहां के एक रिटायर्ड एसएसपी थे, बारामूला इलाके में अपने गांव में नमाज पढ़ने गए हुए थे और उनकी हत्या हो गई। पुलिस के एसएसपी थे। पुलिस के और भी बहुत सारे ऑफिसर्स की पिछले कुछ वक्तों में हत्या हो चुकी है। पॉलिटिकल लोगों की जबरदस्त हत्याएं हुई। जो पंचायत चुनाव हुए थे, पंचायत चुनाव के बहिष्कार का नारा दिया था आतंकवादियों ने, और बहिष्कार हुआ भी, मुश्किल से 5-6% वोट पड़ा, लेकिन जो लोग जीते उनकी जान हमेशा खतरे में है। कई सारे पंचायत सदस्य, कई सारे सरपंच वहां मारे जा चुके हैं। तो वहां सुरक्षित कौन है? अगर सब कुछ सामान्य है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि कभी नागरिक मारे जाते हैं, कभी आर्मी के लोग मारे जाते हैं, कभी आर्मी के ऊपर आरोप लग रहा है कि उसने शहरियों को उठाया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया, कभी किसी के ऊपर आरोप लग रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। अगर सारे हालात सामान्य हैं, अगर सब चंगा सी, तो कश्मीर में यह हो क्या रहा है? फिर कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों नहीं वहां विधानसभा चुनाव करा के वहीं के लोगों के जिम्मे सौंप देना चाहिए कि भाई अपना कश्मीर तुम संभालो, अब तुम यहां के मुख्यमंत्री हो, अब तुम यहां कानून व्यवस्था को संभालो। वहां तो AFSPA, आर्म फोर्स जो स्पेशल एक्ट है, वहां पे बरसों से लगा हुआ है। लगभग वहां सुरक्षा की और बाकी सारी चीजों की जिम्मेदारी पूरी तरह से आर्मी के ऊपर है। आप श्रीनगर में उतरेंगे, एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, एयरपोर्ट के अंदर ही आपके समझ में आने लगेगा, लेकिन एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो दोनों तरफ आपको लगातार आर्मी की बख्तरबंद गाड़ियां दिखाई देंगी। जब आर्मी की गाड़ियां तेज से निकलती हैं तो सारे सिविलियंस को रोक के किनारे कर दिया जाता ताकि वो गाड़ियां निकल सकें। यह स्थिति देश के किसी और राज्य में नहीं दिखती है, वहां दिखती है। तो इतनी आर्मी के बावजूद अभी तक क्या कहा जाता था कि वहां के जो लोकल नेता हैं उनकी वजह से आतंकवाद है। तो 2019 के बाद कोई लोकल नेता तो वहां लीडरशिप में नहीं है। फिर कहा गया 370 की वजह से यह हालात हैं। 2019 में 370 हट गया। अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया। कोई सहमत हो ना सहमत हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया कि भाई 370 हट गया तो हट गया। तो 370 भी हट गया। दावे किए गए थे कि 370 की वजह से वहां पर आतंकवाद पनप रहा है, तो 370 2019 में हट गया। 2019 के बाद, अगस्त 2019 के बाद कश्मीर का सारा नियंत्रण, सारा कंट्रोल केंद्र सरकार के पास है। लद्दाख को आपने अलग कर दिया, जम्मू कश्मीर को आपने केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, और वहां पर पूरा कंट्रोल नरेंद्र मोदी जी के पास, अमित शाह जी के पास और उनकी आर्मी के पास है। जो वहां के राज्यपाल हैं मनोज जी, वो भी उत्तर प्रदेश के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। उनको भी किसने नियुक्त किया है? मोदी और शाह साहब ने नियुक्त किया है। तो कश्मीर का सारा कंट्रोल जो है वो केंद्र सरकार के पास है, आर्मी के पास है। उसके बावजूद 2019 से आज 2023 खत्म होने वाला है, तो
2019 से लेके अभी तक इन 4.5 सालों में आतंकवाद पर क्या कंट्रोल हुआ है कि कभी कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं, कभी कश्मीरी मुसलमान मारे जा रहे हैं, कभी आर्मी का एम्बुश हो रहा है, कभी मुठभेड़ हो जा रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, और हालात कहीं से भी सामान्य नहीं दिखते। इस बीच में एक बयान आया है फारूक अब्दुल्ला साहब का। मैं फारूक अब्दुल्ला साहब की व्यक्तिगत तौर पे बहुत इज्जत करता हूं, भावुक आदमी है, इमोशनल आदमी है, इसीलिए कभी ज़्यादा जो बोल जाते हैं उसका बहुत सारा मतलब निकाल लिया जाता है। अभी उनका बयान आया है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में अगर बातचीत नहीं होगी तो कश्मीर की जो हालत है वो गजा जैसी हो जाएगी। हालांकि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि कश्मीर की हालत गजा जैसी हो जाएगी। मैं बिल्कुल ये उम्मीद नहीं करता हूं और बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है कि वहां पर आर्मी ऊपर से कोई बम करे, वहां के घर तबाह करे वगैरह वगैरह। मैं इस पर भरोसा नहीं रखता हूं, लेकिन उसमें जो ज़रूरी बात है वो ये है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से बात हो। अब एक पूरा स्टैंड हमारे यहां की गोदी मीडिया और कई बार सरकार ने भी लिया हुआ है कि बातचीत बिल्कुल नहीं होगी पाकिस्तान के साथ। अगर आप याद कीजिए, उन्होंने कोट किया बाकायदा अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने कहा था कि हम अपने दोस्त और दुश्मन तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो जब पड़ोसी पाकिस्तान ही रहेगा और कश्मीर एक मसला है उन दोनों के बीच में, हालांकि लीगली हम यही मानते हैं कि कश्मीर कोई मसला नहीं है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन प्रैक्टिकली मसला तो है। हम हर बार यही कहते हैं ना, पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी। हालांकि सेना का कहना है कि पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों की संख्या कम हुई है, जो वहां आतंकवाद है उसमें लोकल ग्रोन आतंकवाद ज्यादा है। फिर भी इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि 90 के दशक से ही पाकिस्तान आतंकवादियों को सहायता देता रहा है। इसके तो 100 सबूत है, मैंने अपनी किताब में 100 सबूत दिए हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह से ट्रेन किया आतंकवादियों को, हिंदुस्तान में भेजा और सारा कत्लो गारत कराया। ये तो बिल्कुल तय चीज है। तो अब दो ही तरीका है, या तो जंग लड़ी जाए और पाकिस्तान को हरा दिया जाए, पूरे पाकिस्तान को कब्जा कर लिया जाए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिलहाल यह समझ में तो नहीं आता कि पाकिस्तान से इस तरह की कोई जंग की जा सकती है या पाकिस्तान को इस तरह से नेस्तनाबूद किया जा सकता है। यूएन भी कहता है कि कब्जा की हुई जमीन जो है वो लीगल नहीं है, तो हम इस तरह का कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता। और पिछले 9 सालों 8 सालों की जो सरकार ये रही है, बातें भले पीओके को कब्जे को लेके हुई हैं कि पीओके पे कब्जा कर लेंगे, पीओके हमारा होगा, बातें होती रहती हैं, तमाम सारी बातें होती रहती हैं, लेकिन रियल में तो लगता नहीं है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में कोई ऐसी जंग होगी जिसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान को कब्जा कर लेगा। बहुत सारी बातें थी जो 2019 के चुनाव के पहले हमारे एक रिश्तेदार थे, वो कह रहे थे कि 2020 तक पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा हो जाएगा। 2024 आ गया, 23 खत्म होने वाला है, 24 शुरू होने वाला है, लेकिन ऐसी कोई उम्मीद तो दिखाई दे नहीं रही है। और जंग तो किसी समस्या का समाधान होती नहीं है। गजा की बात हुई तो इजराइल और गजा के बीच में जो लड़ाई चल रही है इजराइल हमास से, उससे क्या सॉल्व हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। दुनिया में कौन सी ऐसी लड़ाई हुई जिससे सब कुछ सॉल्व हो गया? तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जंग तो कोई ऐसा मसला है नहीं जिस पर बात की जाए। बातचीत एक ऐसी चीज है जिससे बहुत सारी चीजें सुलझाई जा सकती है। नवाज शरीफ साहब फिर से वहां के प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, फारूक साहब ने कहा, और लग ही रहा है। और पहले भी आप जानते हैं कि नवाज साहब जब थे वहां पे तो हमारे आदरणीय मोदी जी वहां चले गए थे। एक बार तो बिना बुलाए चले गए थे उनके बर्थडे पे, उनकी माता जी के लिए शाल लेके गए थे और अच्छा जेस्चर था कि पड़ोसी से हम बातचीत शुरू करेंगे। अटल बिहारी जी तो परवेज मुशर्रफ को बाकायदा उन्होंने बुलाया था, आगरा में बातचीत हुई थी और लगातार बातचीत के पक्ष में थे। तो ये बातचीत की प्रक्रिया शुरू करने की बात बेसिकली फारूक साहब कह रहे हैं, जो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग स्टेज पर, अलग अलग लेवल पर अगर बातचीत होती है और कश्मीर के लिए एक ऐसा रास्ता बनाया जाता है कि आतंकवाद वहां से हमेशा के लिए खत्म हो, एक ऐसा सोल्यूशन हो जिससे आतंकवाद, चलो 370 हट गया, लेकिन कश्मीरियों से बात करके, चलो पाकिस्तानियों से बात मत करो, कश्मीरियों से तो बात करो। जो कश्मीर के नेता हैं, जिनमें से कुछ लोग आपके साथ ही थे, मतलब महबूबा मुफ्ती की जो पिछली सरकार थी उसको भाजपा का समर्थन था, उसमें बाकायदा भाजपा के मिनिस्टर्स थे, तो जिनसे आपकी पुरानी दोस्ती रही है उनसे तो बात करो। कश्मीरियों के साथ बैठकर एक टेबल पे बैठो, जम्मू के लोगों को बिठाओ, कश्मीर के लोगों को बिठाओ, पुंछ के लोगों को बिठाओ और बैठ के बात करो कि भाई ऐसा क्या किया जाए कि यहां पर पूरी तरह से पीस और शांति हो जाए, ताकि ना तो आर्मी मारी जाए ना तो जनता मारी जाए। जब तक यह नहीं होगा, जब तक कश्मीर का मसला या कश्मीर का इस्तेमाल हिंदुस्तान में वोट बटोरने के लिए किया जाएगा, जब तक कश्मीर पर होने वाले हर हमले, हर ह्यूमिलिएशन को अब्दुल की चूड़ी टाइट करने से जोड़ के देखा जाएगा, तब तक कश्मीर में कुछ भी सॉल्व नहीं होने वाला है। कश्मीर घाटी के अंदर, वैली ऑफ कश्मीर में 96% से ज्यादा मुसलमान हैं, यह हकीकत है। आप क्या करेंगे? आप सबको हटा देंगे? कितने लोगों को बाहर से ले जाके बसा देंगे? कितना कर देंगे आप? कुछ भी करेंगे। वादी कश्मीर में, कश्मीर घाटी में 70-80% से कम तो मुसलमानों की जनसंख्या नहीं हो सकती है।
और ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के साथ रहना चुना था। ये वो लोग हैं जो शेख अब्दुल्ला के साथ आए थे और कहा था कि हां हम हिंदुस्तान का हिस्सा बनेंगे। आपने उनसे 370 भी छीन ली, आपने उनसे राज्य का दर्जा भी छीन लिया, आप वहां पर केंद्रीय रूल लगा के, सेंट्रल का रूल लगा के बैठे हैं, सब ठीक है, लेकिन कम से कम उनसे बात तो कीजिए। इस हालत में तो बात कीजिए कि वहां कुछ भी सामान्य नहीं दिख रहा है। आप पर्यटकों की संख्या बता देते हैं कश्मीर में। मैं पिछले जाने कितने वक्त से जा रहा हूं कश्मीर में, पर्यटकों के साथ कभी कोई दुर्व्यवहार नहीं होता है। टूरिस्ट जो जाते हैं उनके साथ कभी कोई दुर्व्यवहार नहीं होता है। कितने भी बुरे दिन चल रहे होते हैं, कोई भी कश्मीरी आपको कभी भी खाने का आमंत्रण दे सकता है। वो गजब के मेहमान नवाज लोग होते हैं। तो टूरिस्ट की संख्या बढ़ने से कुछ तय नहीं होता है सर। और वो भी संख्या कैसे बढ़ाई गई थी? जो लोग माता वैष्णो देवी जाने वाले थे, अमरनाथ जाने वाले थे, उनकी संख्या भी टूरिस्ट में जोड़ दी गई थी और टूरिस्ट की संख्या इन्फ्लेट कर दी गई थी। तो आंकड़ों से कुछ नहीं होता है। हकीकत यह है कि ना आर्मी वहां पर सेफ है, ना लोग वहां पर सेफ हैं। और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो भले संसद के अंदर कितने भी जोर शोर से बोले, वो भले हर चुनाव में कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन मसला है कश्मीर सॉल्व होने की जगह और उलझता जा रहा है। वहां जो हालात हैं वो बेहतर होने की जगह और बदतर होते जा रहे हैं। और 1990 से लगातार हमारी वहां पर आर्मी है, बल्कि 1989 से ही लगातार वहां पर हमारी आर्मी है। आर्मी की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और अगर इतनी संख्या के बावजूद कश्मीर के अंदर शांति नहीं हो पा रही है, तो यह सही वक्त है जब बैठकर सोचा जाए कि आखिर कश्मीर का सलूशन क्या हो सकता है। और घर हो, पड़ोस हो या फिर देश हो, बातचीत से जो प्रॉब्लम सॉल्व होती है वो हमेशा के लिए सॉल्व होती है। ताकत से जो प्रॉब्लम सॉल्व होती है वो तभी तक सॉल्व दिखती है जब तक एक दबा रहे। वो बार बार उठता है, बार बार परेशानियां पैदा करता है और कोई भी मसला सुलझने की जगह लगातार उलझता जाता है। तो ये जो कुछ हुआ है पुंछ में, अगर उसके बाद भी सरकार थोड़ी सी सावधान हो के, पहली उम्मीद तो मुझे यह है कि आर्मी और सरकार जो जांच कर रही है उसमें जो दोषी हैं, जिन्होंने शहरियों के साथ दुर्व्यवहार किया है, आम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया है, उन गुज्जर बकरवालों के साथ दुर्व्यवहार किया है जो हमेशा भारतीय सेना का समर्थन करते रहे हैं, साथ रहते रहे हैं, जिन्होंने कारगिल की भी सबसे पहले खबर दी थी, जिन्होंने 1965 में भी सबसे पहले खबर दी थी, उनको भी नाराज करने का जो काम किया गया है, ऐसा करने वाले लोगों को सजा मिले, ताकि भविष्य में आर्मी का या पुलिस का या किसी भी सरकारी महकमे का आदमी आम लोगों के साथ इस तरह का ना कर सके। पहली तो मुझे यह उम्मीद है। और दूसरी उम्मीद है कि जो कुछ हो रहा है उससे सबक लेकर, भले 370 हट गया है, लेकिन हमारी जो लीडरशिप है, मोदी जी, शाह साहब और बाकी सारे लोग, ये कम से कम पाकिस्तानी छोड़ दें तो कम से कम कश्मीरियों के साथ एक टेबल पे बैठ के बात करके वहां कुछ ऐसा पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे जिससे इन सारी हरकतों पर, इन सारी चीजों पर लगाम लग सके। आज के लिए इतना ही। आगे लगातार हम बात करते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियोस को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल की मेंबरशिप लेना या फिर सुपर थैंक्स देना, जो आपको बेहतर लगे वो करिए। हमसे जुड़े रहिए, हमें ताकत देते रहिए, ताकि हम कैमरे और सत्ता की आंख में आंख डालकर लगातार सच बोल सकें। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।